गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और ये जो हमारी क्लास होने वाली है आपकी यूजीसी नेट, इसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, डीएसएस भी, इसके साथ साथ जो है आपका केबीएस और भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास जो है हमारी होने वाली है, जहाँ पर आप लोगों का हिंदी साहित्य पूछा जाता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ चीजें तो देखिए हिंदी साहित्य में जो है सेम रहती हैं। आप कोई भी जो है जहाँ पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो कोई भी एग्जाम्स की बात करें, चाहे आपका टीजीटी, पीजीटी जैसे भाषा विज्ञान वाली यूनिट है, मतलब ये बोलियां वगैरह ये सब जो है पूछा ही जाता है। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो आप लोगों के सिलेबस में दूसरी यूनिट है, ये सारी चीजें जो है पूछी ही जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज की इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों की यूनिट फर्स्ट की आप लोगों की सेकंड क्लास है, जिसमें से आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं बोलियां। आपके जो है अगर हम यहाँ पर बोलियों की बात करते हैं ना, तो आप लोगों को जो है 5 उपभाषा क्षेत्र हैं। मतलब पूरी की पूरी जो बोलियां बटी हुई है ना, वो 5 उपभाषा क्षेत्रों में बोलियां बटी हुई हैं। और बोलियों की अगर हम बात करें, इनकी संख्या है 17 या 18। कहीं कहीं पर 17 मिलता है, किसी किसी बुक में जो है 18 मिलता है। ठीक है, तो ये चीज भी मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्यों जो है 17-18, कहाँ पर किसके अनुसार इन्होंने 17-18 जो है माना है। यहाँ पर हम बात करते हैं हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों की। तो सबसे पहले हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं हैं, और इन 5 उपभाषा क्षेत्रों के अंतर्गत 17 बोलियां जो है बटी हुई हैं। इसके जगह पर अगर कहीं पर जो है 18 दिया हो, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, 17 या 18 जो है मानी जाती हैं। वहीं एक विद्वान है भोलानाथ तिवारी, ये कहते हैं कि ये जो है 2 बोलियों को बताते हैं, ताजुबे की और निमाड़ी। इनको जो है मिलाकर के ये कहते हैं कि हिंदी की जो बोलियां हैं वो कितनी हैं, 19 बोलियां ये बताते हैं। ठीक है, किसके अनुसार? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार। इसके बाद जो है एक और विद्वान आते हैं, गियर्सन साहब। ये कहते हैं कि 2 उपभाषाएं कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, एवं इसके अंतर्गत जो है 8 बोलियों का उल्लेख किया गया है। और साथ ही साथ जो है इन्होंने ये भी कहा है कि सदियों तक जो है भाषा इतिहास में गियर्सन की इस मान्यता को स्वीकार भी किया गया है, किंतु सर्वमान्य मतों के अनुसार अगर हम बात करें, हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं और 5 उपभाषा क्षेत्रों के अंतर्गत 17 बोलियां बटी हुई हैं। ठीक है, तो ये तो रही उपभाषा और बोलियों के बारे में, मतलब कि कितनी आपके 5 उपभाषा क्षेत्र हैं। 5 उपभाषा क्षेत्रों के अंतर्गत हर एक क्षेत्र में जो है अलग अलग बोलियां बटी हुई हैं, तो उन बोलियों को जो है आगे जो है हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, तो आप लोगों से कई बार जो है एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, और वो प्रश्न क्या पूछा जाता है? आपका जो है अपभ्रंश पूछा जाता है। मतलब जैसे ये आपकी 5 उपभाषा क्षेत्र है। ठीक है, एक आपका हो गया पूर्वी हिंदी, दूसरा हो गया आपका पश्चिमी हिंदी, तीसरा हो गया पहाड़ी हिंदी, चौथा हो गया आपका राजस्थानी हिंदी, और 5वां हो गया आपका बिहारी हिंदी। ठीक है, अब कई बार इनका जो है विकास आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि पहाड़ी हिंदी का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है, या फिर जो है आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। अक्सर ऐसा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पूर्वी हिंदी की। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो किससे अपभ्रंश की कौन सी शाखा से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है इसका पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मोटा मोटा थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। हालांकि आगे की क्लास में हम आज के ही क्लास में डिटेल से जानने वाले हैं कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अभी आपको ध्यान देना है इस स्लाइड पर। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है 3 बोलियां आती हैं। ये 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? औधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हमें यहाँ पर
जो है कितनी बोलियों की बात करनी है, 17 बोलियों की बात करनी है। ठीक है, 17 बोलियों की बात करनी है, तो आप लोग काउंट भी कर लीजिएगा कि 17 बोलियां हैं या नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की जब हम बात करते हैं तो इसका विकास होता है किससे, सौर सेनी अपभ्रंश से जो है इसका विकास होता है। और इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आप लोगों की 5 बोलियां आती हैं, और 5 बोलियां हैं कौन कौन सी, कौरवी, या फिर हम कहें कि खड़ी बोली, खड़ी बोली का ही दूसरा नाम है कौरवी। ठीक है, इसके बाद जो है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। अब मैं इन बोलियों के बारे में मैं थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर जो है बोली जाती है। औधी जो है ये अवध क्षेत्र में बोली जाती है, बघेली जो है बघेलखंड में जो है बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी जो है आपका छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है वहां पर बोली जाती है। कौरवी जो है कौरवी या फिर हम कहें खड़ी बोली, ये कहाँ पर, मुख्य रूप से जो मेरठ वाला क्षेत्र है, यानी कि मुख्य रूप से जो खड़ी बोली है वो मेरठ में बोली जाती है। लेकिन जो दिल्ली से सटे हुए जो क्षेत्र हैं वहां पर आप लोगों की क्या बोली जाती है, कौरवी यानी कि खड़ी बोली जाती है। इसके बाद जो है आपका ब्रजभाषा। ब्रजभाषा जो आपका जो है ब्रज क्षेत्र है, मतलब आगरा मथुरा वाला जो क्षेत्र है वहां पर ब्रजभाषा बोली जाती है। इसके साथ जो है कन्नौजी, कन्नौज वाला जो क्षेत्र है वहां पर कन्नौजी बोली जाती है। बुंदेली, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है। अब बुंदेलखंड वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो है आपका जो बांदा और महोबा तरफ का जो क्षेत्र है ये जो है बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। अब जब आप लोग जो है यूपी का जो है इतिहास पढ़ते हैं या फिर एमपी की हिस्ट्री पर थोड़ा नजर डालते हैं तो आप लोग क्या पढ़ते हैं कि बुंदेलखंड के कुछ ऐसे, बुंदेलखंड में जो है कुछ ऐसे यूपी के क्षेत्र हैं जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, और एमपी के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आपका बुंदेलखंड में आते हैं। ठीक है, तो कुछ एमपी और यूपी के क्षेत्र आपके बुंदेलखंड वाला जो है एरिया, बुंदेली यहाँ पर बोली जाती है। इसके बाद जो है हरियाणी। हरियाणी कहाँ पर, हरियाणा में। ठीक है, तो ये 5 बोलियां आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद तीसरा आता है आपका कौन सा, पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पर 2 बोलियां देखने को मिलती हैं, और 2 बोलियां हैं कौन कौन सी, एक तो आपका पश्चिमी पहाड़ी है और मध्यवर्ती पहाड़ी यानी कि कुमायूनी और गढ़वाली। ठीक है, ये आपकी 2 बोलियां किसके अंतर्गत, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। और इस पहाड़ी हिंदी का विकास किससे होता है, सौर सेनी अपभ्रंश से ही जो है इसका विकास होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके अलावा आपका चौथा आता है कौन सा, राजस्थानी पश्चिमी। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, थोड़ा स्लो कर लो। तो क्या है आपका सौर सेनी, सॉरी राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं तो इसका विकास जो है आपका किससे होता है, सौर सेनी अपभ्रंश से ही इसका विकास होता है। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आप लोगों की कितनी, 4 बोलियां आती हैं। ठीक है, अब ये 4 बोलियां हैं कौन कौन सी, एक तो आपका राजस्थानी मारवाड़ी, इसके अलावा जो है पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी, और उत्तरी राजस्थानी में मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी में जो है मालवी। ये 4 बोलियां आप लोगों की आती हैं किसके अंतर्गत, राजस्थानी के अंतर्गत, मतलब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, अब ये राजस्थानी पश्चिमी यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर होना चाहिए पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, जैसे ये पूर्वी राजस्थानी है तो पश्चिमी राजस्थानी में आपका मारवाड़ी। इसके अलावा अगली बोली जो है, अगला जो आपका उपभाषा क्षेत्र है वो कौन सा है, बिहारी हिंदी। अब बिहारी हिंदी की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिहारी हिंदी के, तो इसमें भी आप लोगों की 3 बोलियां आती हैं। और इस बिहारी हिंदी का विकास किससे होता है, मागधी अपभ्रंश से जो है इसका विकास होता है, जिसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी, मगही, जो आपका मगध क्षेत्र है, मगध क्षेत्र, वहां पर मगही बोली जाती है। मैथिली की बात करें तो जो मिथिला वाला क्षेत्र है,
ठीक है, तो वहां पर आपका मैथिली बोली जाती है। और भोजपुरी की अगर हम बात करें तो आपका जो है भोजपुरी बिहार में ही बोली जाती है। और कुछ कुछ यूपी के ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे जिले हैं, जैसे देवरिया वगैरह हो गया, मतलब बिहार से जो सटे हुए जो जिले हैं, तो वहां पर भी भोजपुरी ही बोली जाती है। ठीक है, तो भोजपुरी तो बताने की जरूरत नहीं है, आजकल सॉन्ग वगैरह भी जो है बहुत भोजपुरी में आप लोग सुनते हैं। ठीक है, तो ये 3 बोलियां आपकी कहाँ बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद जो है हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी तक हमने क्या देखा कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है हमने 3 बोलियां देखी। पश्चिमी हिंदी में जो है हमने कितनी बोलियां देखी? 5 बोलियां देखी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी में हमने 2 बोलियां देखी, कुमायूनी, गढ़वाली। इसके साथ साथ जो है हमने राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां देखी और बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमने 3 बोलियां देखी। ठीक है, अब इन सभी बोलियों को क्या करना है कि हमें एक एक करके आगे जो है हमें देखना है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमने क्या देखा, जो है 5 उपभाषा क्षेत्र देखे। याद करने के लिए आप लोगों को बता रही हूं कि अगर आप लोगों से पूछा जाता है, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है, तो जो आपका पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। इसके साथ साथ 3 आपके उपभाषा क्षेत्र ऐसे हैं, कौन कौन सा आपका, एक जो है हो गया पश्चिमी हिंदी, एक हो गया आपका पहाड़ी हिंदी और एक हो गया आपका राजस्थानी हिंदी। इन तीनों का विकास कहाँ से होता है? शोरसेनी अपभ्रंश से होता है। और जो है 5वां आ जाता है आपका बिहारी हिंदी, जिसका विकास होता है आपका किससे, जो है मागधी अपभ्रंश से विकास होता है। ठीक है, तो याद करने के लिए आप लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये जो 3 बोलियां हैं, इन तीनों बोलियों के बारे में जो है हम देखते हैं कि कौन सी कहाँ पर किस क्षेत्र में बोली जाती है, कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है आपकी कौन सी, अवधी। पूर्वी के अंतर्गत अवधी। हिंदी बोलियों में अवधी सर्वप्रमुख बोली मानी जाती है। कोसली, पूर्वी इसके जो है अन्य नाम माने जाते हैं, किंतु अवधी नाम ही जो है सर्वमान्य है, सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, अवधी बोली जो है कहां से, अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का विकास हुआ है। इतना तो आप सबको पता है। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि मैडम जो है वही चीज रिपीट कर रही है। तो ये चीजें देखिए, मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि आप लोगों को जो है ये सारी चीजें एकदम रटी हूं। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके क्षेत्रों की बात करें, क्षेत्र भी जो है कभी कभी मिलाने के लिए दे दिए जाते हैं। तो क्षेत्र अवधि कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से क्षेत्र में? अवध क्षेत्र। प्रेमचंद जी का उपन्यास पढ़े हैं ना आप लोग, गोदान उपन्यास, तो वहां पर क्या कहा गया, प्रेमचंद जी ने जो है भूमिका में ही स्टार्टिंग में उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि जो है जिले का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, और सेमरी और बेलारी 2 गांवों का जो है जिक्र दिया गया है ना। तो अवध क्षेत्र में ही वो गांव पड़ते हैं। तो यहाँ पर अवधी बोली का केंद्र जो है क्या है, अयोध्या है, और अयोध्या का ही विकसित रूप है क्या, अवध क्षेत्र, जिससे अवधी बना है। और ये जो है लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, गोंडा, बाराबंकी, बहराइच इत्यादि क्षेत्रों में आपकी कौन सी अवधी बोली जाती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आगे जो है आगे की क्लास में हम बढ़ते हैं, इसके साहित्य पर थोड़ा सा जो है हम नजर डाल लेते हैं अवधी के। देखिए अवधी में अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो है पर्याप्त मात्रा में साहित्य यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जैसे हम तुलसीदास जी की बात करें, है ना, तो अवधी में साहित्य एवं लोक साहित्य पर्याप्त है। इसके प्रथम कवि हैं कौन, मुल्ला दाऊद, जिनकी रचना है चंदायन, एवं तुलसीदास जी का जो है रामचरितमानस, जायसी का पद्मावत, कुतुबन का जो है मृगावती इत्यादि अवधी के मुख्य कवि हैं, और समस्त सूफी काव्य अवधी भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है,
तो ये इसका जो है अवधि का साहित्य रहा। इसके साथ साथ जो है आगे हम बढ़ते हैं, दूसरी बोली आती है आपकी कौन सी, बघेली, जो कि बघेल खंड में ये बोली जाती है और हिंदी की जो है दूसरी मुख्य बोली मानी जाती है, बोली है। बघेली का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से ही होता है। इसके क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो बघेल खंड की बोली बघेली या फिर जो है बघेल खंडी है। इसका क्षेत्र मुख्य रूप से जो रीवा, जो कि एमपी में पड़ता है, नागौर, शहडोल, सतना, मैहर तथा इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर क्या बोली जाती है, आपकी बघेली बोली जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, उदय नारायण तिवारी एक ये विद्वान है और ये कहते हैं कि जो बघेली है तो बघेली के उत्तर में इलाहाबाद की अवधी तथा मिर्जापुर की जो है पश्चिमी भोजपुरी बोली जाती है। इसके पूर्व में छोटा नागपुर तथा मिर्जापुर की जो है छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र तथा दक्षिण में बालाघाट की मराठी तथा दक्षिण पश्चिम में बुंदेलखंडी का क्षेत्र है। तो ये आपको बघेली के बारे में ध्यान देना है। ठीक है, इसके आगे जो है हम इसके साहित्य की अगर हम बात करें, देखिए साहित्य में जब हम बोलियों की बात करते हैं ना, तो दो बोलियां जो है ऐसी मिलेंगी जिनका पर्याप्त मात्रा में जो है प्रयोग किया गया है। एक तो आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आती है कौन सी, आपकी अवधी, और जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा। ठीक है, इनका प्रयोग जो है पर्याप्त मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलता है आपके अपने साहित्य में। तो यहाँ पर साहित्य की जब हम बात करते हैं ना, तो बघेली में जो है ललित साहित्य का प्रायः अभाव है। थोड़े से दान पत्र, 2-4 धार्मिक ग्रंथ, मतलब इतनी चीजें आपको साहित्य में इसमें देखने को मिलती हैं हमें बघेली में। लोकगीतों और कुछ जो है कथाओं के संग्रह हमें मिलते हैं और बघेली जो है बोलने वालों की संख्या लगभग 60 लाख के आसपास जो है मानी जाती है। ठीक है, तो ये बघेली का साहित्य रहा है। इसके बाद तीसरी आती है आपकी कौन सी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही तीसरी बोली है आपकी कौन सी, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का विकास भी आपका किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी की बोलियों में छत्तीसगढ़ी तीसरी मुख्य बोली मानी जाती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से छत्तीसगढ़ी बोली का विकास हुआ है। लारिया और खलताही इसके अन्य दो प्रचलित नाम हैं और ये दोनों नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, 1-2 बार जो है पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, लारिया और खलताही ऐसे पूछ लिया जाता है कि खलताही जो है कौन सी बोली का अन्य नाम है। ठीक है, या फिर जो है छत्तीसगढ़ी बोली का अन्य नाम क्या है, इस तरीके से लारिया या खलताही, खलताही जो है पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, इसके क्षेत्र की बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ी आखिर बोली कहां पर जाती है। तो मुख्य क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ी होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा है। इसका क्षेत्र जो है रायगढ़, सारंगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, कांकेर, कोरिया इत्यादि जो है मुख्य रूप से इसके क्षेत्र हैं। इसके साहित्य की बात करें अगर हम, तो छत्तीसगढ़ी में केवल लोक साहित्य मिलता है। ठीक है, जो वहां का लोक साहित्य है वो हमें छत्तीसगढ़ी में मिलता है। और उदय नारायण तिवारी ये विद्वान है और ये कहते हैं कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में अंतर बहुत कम मानते हैं। वहीं श्याम सुंदर दास जो है छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की संख्या 70 लाख के आसपास बताते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको, ये तीनों बोलियां हैं किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन से आपका जो है अवधी, इसके साथ साथ बघेली और कौन सी आपके छत्तीसगढ़ी। आगे हम बात करते हैं, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली जो आपकी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं कौन सी, कितनी, 5 बोलियां। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो 5 बोलियां आती हैं उनमें से सबसे पहले है आपकी कौन सी, कौरबी यानी कि खड़ी बोली। कौरबी या खड़ी बोली की बात करें तो पश्चिमी हिंदी बोलियों में खड़ी बोली एक प्रमुख बोली मानी जाती है। यह सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र क्या है, मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, अंबाला, देहरादून खड़ी बोली के मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं।
ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसके साथ साथ यहाँ पर हम नामकरण की बात करें तो नामकरण जो है खड़ी बोली शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है, साहित्यिक हिंदी एवं खड़ी बोली के अर्थ में, और दूसरा जो है दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। इसका जो है जो प्रयोग है खड़ी बोली शब्द का दो अर्थों में हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो तीन ही बोलियां ऐसी आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ हाँ, अभी और भी जैसे जो आपकी मैथिली है, ठीक है, वो भी आपका साहित्यिक रूप में पर्याप्त मात्रा में मिलती है। ठीक है, मैथिली आगे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें खड़ी बोली में, खड़ी का अर्थ विवादास्पद है। कुछ विद्वानों ने इसका अभिप्राय शुद्ध है माना है, कुछ ने जो है खड़ी माना है, और कुछ विद्वानों ने जो है इसका संबंध खड़ी बोली में अधिकता से प्रयुक्त खड़ी पाई, यानी कि जैसे सोया खाया से जोड़ा है। वहीं गियर्सन कहते हैं कि इन्होंने जो है अपने भाषा सर्वेक्षण में इसे हिंदुस्तानी, धीरेन्द्र वर्मा ने जो है इसे खड़ी बोली, और भोलानाथ तिवारी जी ने जो है इसको क्या कहा है, कौरवी कहा है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली का नामकरण यहाँ पर इन्होंने किया है। ठीक है, तो इन विद्वानों के बारे में भी आप लोगों को ध्यान देना है। अब हम यहाँ पर इसके साहित्य की बात करते हैं खड़ी बोली के। तो साहित्यिक रूप से खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली साहित्य एवं लोक साहित्य की दृष्टि से काफी संपन्न मानी जाती है। पवाड़ा, लोकगीत, लोक कथा, नाटक पर्याप्त मात्रा में जो है खड़ी बोली में मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसके साहित्य के बारे में भी याद रखना है। इसके साथ साथ जो है आगे बढ़े, अगली बोली है आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, कौन सी, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी बोलियों में ब्रज भाषा मुख्य बोली मानी जाती है, और ब्रज भाषा जो है विकसित है सौरसेनी अपभ्रंश से, मतलब ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, और इसका जो क्षेत्र है वो ब्रज मंडल की बोली मानी जाती है, मतलब जो ब्रज क्षेत्र है। ठीक है, आगरा मथुरा वाला उधर का जो क्षेत्र है। विशुद्ध ब्रज भाषा मथुरा, अलीगढ़, आगरा जिलों में जो है बोली जाती है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर, भरतपुर में भी, करौली में भी, ग्वालियर का पश्चिमी भाग जो है वहां पर भी, जयपुर का जो पूर्वी भाग है वहां पर, मुजफ्फरपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, रामपुर इत्यादि भी जो है इस बोली के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान देना है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ विद्वान हैं जैसे धीरेन्द्र वर्मा जी, ये कहते हैं कि भरतपुर, करौली तथा ग्वालियर के पश्चिमोत्तर भाग में इसमें राजस्थानी और बुंदेली की झलक दिखाई पड़ती है, तथा एटा, मैनपुरी, बरेली के जिलों में जो है कुछ कन्नौजीपन जो है आने लगता है। यहाँ पर ये बात अपनी कौन रखते हैं, धीरेन्द्र वर्मा जी रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके आगे जो है हम बढ़ते हैं, यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर ब्रज भाषा के कुछ नामकरण की हम बात कर लेते हैं, अर्थ एवं नामकरण की। तो ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या फिर जो है गौओं का समूह, या फिर जो है चारागाह। ये जो ब्रज क्षेत्र है, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, सूरदास जी के जो है पद पढ़े होंगे जो कि किसमें है, ब्रज भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रज क्षेत्र का ही जो है उन्होंने उल्लेख किया है। तो पशुओं या गौओं का समूह या फिर जो है चारागाह, ब्रज का मतलब होता है। पशुपालन की प्रधानता के कारण ये क्षेत्र जो है ब्रज कहलाया है, और इसी के आधार पर इसकी बोली कौन सी, ब्रज भाषा अथवा जो है ब्रजी कही जाती है। तो ये जो है ब्रज भाषा का नामकरण मतलब किस तरीके से। इसके साहित्य की अगर हम बात करें तो साहित्य एवं लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से अगर बात करते हैं तो ब्रज भाषा जो है बहुत संपन्न है। मतलब ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा का प्रयोग जो है साहित्यिक रूप में पर्याप्त मात्रा में हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ सूर मतलब सूरदास जी, तुलसीदास जी,
नंददास, रहीम, रसखान, घनानंद जी, बिहारी, भूषण देव, रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रजभाषा के मुख्य कवि भी माने जाते हैं। वही श्याम सुंदर दास जी के अनुसार अगर हम बात करें, इसके बोलने वालों की जो संख्या है लगभग 1,30,00,000 के आसपास बताई जाती है। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा है ना, विद्वान का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगली बोली की तरफ। अगली तीसरी बोली है आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी? कन्नौजी। कन्नौजी भी जो है आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और जिसका विकास होता है किससे? आपका स्वर से, नहीं अपभ्रंश से इसका विकास होता है। ठीक है, हिंदी बोलियों में एक बोली कन्नौजी है, इसका विकास स्वर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। इसके क्षेत्र की बात करें तो कन्नौज की भाषा कन्नौजी कहलाई है, मतलब जो कन्नौज वाला क्षेत्र है वहां पर कन्नौजी बोली जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर विद्वान है श्याम सुंदर दास जी। ये कहते हैं कि जो कन्नौजी है, कन्नौजी का मुख्य केंद्र कौन सा है? फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद जिले का इतिहास, प्रसिद्ध नगर जो है कन्नौज यानी कि कान्यकुब्ज है। कन्नौज के आधार पर ही इस बोली का नाम क्या पड़ा है? कन्नौजी पड़ा है। ठीक है, इसके साथ साथ इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत जो है कानपुर, हरदोई का जो पश्चिमी भाग है ये जो है इसके मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं कन्नौजी के। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। इसके साथ साथ जो है आगे बढ़ते हैं, इसके साहित्य पर नजर डालते हैं कन्नौजी के। तो कन्नौजी में जो है कुछ लोक साहित्य मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर विद्वान है धीरेन्द्र वर्मा जी। इन्होंने ब्रज भाषा से साम्यता के कारण जो है इसे ब्रज भाषा का एक उपरूप माना है। श्याम सुंदर दास जी के अनुसार कन्नौजी बोलने वालों की संख्या लगभग 45 लाख के आसपास इन्होंने बताई है। ठीक है, इसके अलावा अगली बोली की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली बोली है आपकी कौन सी? चौथी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है बुंदेली। जो बुंदेली है तो बुंदेली या फिर हम कहें बुंदेलखंडी पश्चिमी हिंदी वर्ग की चतुर्थ बोली मानी जाती है। स्वर से नहीं अपभ्रंश से इसका जो है विकास होता है। ठीक है, इसके क्षेत्र की बात करें, बुंदेलखंड की बोली बुंदेली है, झांसी जो है, इसके साथ साथ ग्वालियर, ओरछा, सागर, सिवनी, होशंगाबाद तथा इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो बुंदेली के अंतर्गत आते हैं। साहित्य की बात करते हैं तो बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में हमें मिला है। ठीक है, बुंदेली में ईसुरी के फाग, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो बुंदेली में ईसुरी के फाग जो है बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको बुंदेली के बारे में ध्यान रखना है। और एक सॉन्ग अभी हाल फिलहाल में चला है, आप लोगों ने सुना होगा, तुनुक तुनुक तुलना ऐसे करके, तो वो भी यहाँ पर जो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से ही है। ठीक है, तो इतनी चीज जो है आपको कहाँ बुंदेली के बारे में याद रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर विद्वानों के बारे में हम बात कर लेते हैं। हिंदी का प्रसिद्ध लोक गाथा कौन सा है? आल्हा। ठीक है, और ये कब गाया जाता है? जब बारिश होती है उस टाइम पर। तो आल्हा जो है बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी प्रसिद्ध खत है। इसके साथ साथ धीरेन्द्र वर्मा ब्रज भाषा कन्नौजी एवं बुंदेली को एक ही उपभाषा के प्रादेशिक रूप मानते हैं। वहीं पर श्याम सुंदर दास बुंदेली की पंवारी, राठौरी, बनाफरी तथा कुंडी, भदौरी इत्यादि जो है 12 उपबोलियां बताते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको किसके बारे में याद रखना है? बुंदेली के बारे में। आगे हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी 5वीं बोली आती है कौन सी? हरियाणवी। हरियाणवी जो है ये पश्चिमी हिंदी बोलियों में हरियाणवी या फिर हरियाणी 5वीं बोली है। इसे बांगरू या फिर जाटू कहते हैं। ठीक है, श्याम सुंदर दास लिखते हैं कि करनाल के आसपास का क्षेत्र बांगर कहलाता है और इस बोली का मुख्य क्षेत्र बांगर होने के नाते बांगर कहा जाता है और इस प्रादेशिक निवासी अधिकतर जो है जाट हैं। ठीक है, मतलब इधर जो आपका हरियाणा तरफ का जो क्षेत्र है या फिर पंजाब वाला, तो इधर जो है इधर का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर क्या रहते हैं? ज्यादातर जाट रहते हैं, इसलिए उनकी बोली को जाटू भी कहा जाता है।
ठीक है। वहीं रामविलास शर्मा जी कहते हैं बांगरू और खड़ी बोली के उपभाषा वाले रूप को अलग अलग नाम ना दे करके जो है एक ही नाम बांगरू से अभिहित करते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से ही जो है इसका विकास हुआ है। ठीक है, इसके क्षेत्र पर एक बार नजर डालते हैं हम। तो इसका क्षेत्र कौन सा है? पंजाब, इसके साथ साथ जो है दिल्ली, रोहतक, करनाल, पटियाला, हरियाणा इस बोली के मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार यह जो है दिल्ली, करनाल, रोहतक और हिसार जिलों तथा समीपवर्ती पटियाला, नाबो और झींद के गांव में जो है कौन सी हरियाणवी बोली जाती है। ठीक है, यह पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है। साहित्य की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ लोक साहित्य मिलता है हमें। ठीक है, साहित्य में हमें सिर्फ लोक साहित्य मिलता है हरियाणवी में। अगला है आपका पूर्वी हिंदी एवं पश्चिमी हिंदी में अंतर। आप देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर आप लोगों को देख लेना है। तो बोलियों की संख्या की दृष्टि से अगर हम इन दोनों में बात करते हैं तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां कौन कौन सी? खड़ी बोली, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, जबकि पश्चिमी में 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, ये जो है परिगणित है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम इस पे नजर डालते हैं तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होती है और पश्चिमी हिंदी जो है वो आपका शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान देना है। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो पूर्वी हिंदी जो है पहाड़ी, बिहारी, उड़िया, बांग्ला के बीच की है, तो पश्चिमी हिंदी वहीं पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी के बीच की है। ठीक है, इसके अलावा अगला है आपका पहाड़ी बोलियां, मतलब पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन सी जो है आपकी बोलियां आती हैं। तो पहाड़ी बोलियां, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी की जो है 17 बोलियों में पश्चिमी पहाड़ी बोलते वर्ग की जो है एक मुख्य बोली मानी जाती है। इसका विकास जो है खस नामक एक अपभ्रंश से विकसित माना जाता है। भोलानाथ तिवारी ने जो है इसे शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से विकसित माना है। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र है जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, सेवा तथा इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर आपका पश्चिमी पहाड़ी बोली, वहां पर जो है आपकी पहाड़ी बोली जाती है। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी। इसके साथ साथ यहाँ पर गोपाल राय ये कहते हैं कि पश्चिमी पहाड़ी लगभग 30 बोलियों का समूह है जो शिमला के निकटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर बोली जाती है। ठीक है, साहित्यिक रूप से, साहित्यिक राजनीतिक दृष्टि से इन बोलियों का जो है महत्व बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बोलियां जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं जहाँ की जो है साहित्यिक और सरकारी भाषा हिंदी है। ठीक है, दूसरा आता है आपका पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सा? मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी में तो मध्यवर्ती पहाड़ी पहाड़ी वर्ग की दूसरी व अंतिम बोली मानी जाती है। मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाली और कुमायूनी 2 बोलियों का सामूहिक नाम है। मध्यवर्ती पहाड़ी जो है खस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान देना है। इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसके क्षेत्र है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कुमायूनी, गढ़वाल, टिहरी, चमोली, गढ़वाल इत्यादि जो है इसमें लोक साहित्य व साहित्यिक दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आपका अगला जो उपभाषा क्षेत्र है वो कौन सा है? राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपका पश्चिमी राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी में जो है मारवाड़ी, मतलब राजस्थानी जो हिंदी है ना, इसका विकास भी जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, राजस्थानी बोलियों में पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी बोली एक प्रमुख बोली है। शौरसेनी के ना का विकास जो है इसमें हुआ है। नागर अपभ्रंश से इस बोली का जो है विकास हुआ है। क्षेत्र की बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान अर्थात जो जोधपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, जयपुर का उत्तरी भाग, पंजाब में हिसार, भिवानी के जो है पूर्व तक इसकी
जैसलमेर साहित्य की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मारवाड़ी में जो है साहित्य एवं लोक साहित्य, यहाँ पर दोनों हमें देखने को मिलते हैं। मीरा के पद मारवाड़ी में ही रचित हैं। मारवाड़ी जो है डिंगल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें प्रचुर साहित्य मिलता है। आप लोगों ने जो है दो शाखाएं डिंगल और पिंगल सुना होगा, जो कि अभी आगे जब मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगी तो वहां पर आपको ये चीजें बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा अगला आता है आपका राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। पूर्वी राजस्थानी कहाँ पर? जयपुर में बोली जाती है। तो राजस्थानी बोलियों में जयपुरी पूर्वी राजस्थानी एक प्रमुख बोली है। इस बोली का विकास सोरसेनी नागर अपभ्रंश से हुआ है। और इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका क्षेत्र है राजस्थान के पूर्वी भाग, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ इत्यादि जयपुरी के मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी प्रतिनिधि बोली जयपुरी है, जिसका क्षेत्र जयपुर है। जयपुरी को जो है ढूंढानी भी कहा जाता है, ध्यान देना है आपको। बूंदी, कोटा, पारा, सवाई माधोपुर में जो है बोली जाने वाली बोली हड़ौती जयपुरी की जो है बोलियों में मुख्य बोली मानी जाती है, ठीक है। साहित्य की अगर हम बात करें तो इसमें जो है पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे हमें दिखाई देता है, ठीक है। तीसरा आ जाता है आपका इसके अंतर्गत दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी में जो है आपका ये मालवी, जो वहाँ मालवा वाला जो क्षेत्र है वहां पर राजस्थानी जो है बोलियों में मालवी एक मुख्य बोली है। मालवी बोली का विकास जो है राजस्थानी बोलियों से समान ही है। सोरसेनी के नागर अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसके साथ साथ मालवी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इसका क्षेत्र क्या है? तो इसका क्षेत्र है इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, गुना, नीमच, इसके अलावा ग्वालियर, झालावाड़, टोंक, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग इसका क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ आपको एमपी के भी क्षेत्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। साहित्य में अगर हम बात करें तो इसमें छिटपुट साहित्य एवं पर्याप्त लोक साहित्य हमें देखने को मिलता है, किसमें? दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है। आगे बात करते हैं, चौथा है आपका राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी? उत्तरी राजस्थानी। तो यहाँ पर जो है कौन सी बोली जाती है? मेवाती। मेवाती राजस्थानी बोलियों में चतुर्थ बोली मानी जाती है। ये सोरसेनी के नागर अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र क्या है? तो इसका क्षेत्र है अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर आपका मेवाती बोली जाती है। मेव जाति के नाम पर जो है इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है? मेवात। और बोली का जो है मेवाती नाम पड़ा है। मेवाती की एक मिश्रित बोली कौन सी है? अहिरवाटी। और ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है अहिरवाटी, ठीक है। इसके अलावा जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका साहित्य क्या है? तो इसका साहित्य है मेवाती में सिर्फ लोक साहित्य मिलता है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको ध्यान देना है। अगली आपकी पांचवा उपभाषा क्षेत्र है वो कौन सा है? बिहारी हिंदी। अब बिहारी हिंदी के अंतर्गत आप लोगों की 3 बोलियां हैं, ठीक है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो यहाँ पर बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। सबसे पहले हम यहाँ पर मगही की बात करते हैं। तो मगही बिहारी बोली वर्ग की एक प्रमुख बोली मानी जाती है। इस बोली का विकास जो है कहाँ से? मागधी अपभ्रंश से जो है इस बोली का विकास हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र क्या है? तो मगही भाषा का क्षेत्र जो है पटना, बिहार शरीफ, गया, औरंगाबाद, हजारीबाग, पलामू, मुंगेर, भागलपुर, रांची इत्यादि इसके क्षेत्र माने जाते हैं। पटना और गया कमिश्नरियों के जिले जो है मगही के मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। इसमें साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य
साहित्यिक रूप से मगही में जो है लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में हमें दिखाई देता है। इसमें जो है शिष्ट साहित्य का अभाव दिखाई देता है। मगही में मन भावन सरस लोक गीतों, विशेष रूप से जो है छठ मैया के गीत, जब छठ पूजा होती है ना उस टाइम पर छठ मैया के गीत जो है हमें यहाँ पर मगही में ही सुनने को मिलते हैं। ठीक है, भरमार है। अब जो है साहित्य भी रचा जाने लगा है मगही में। बिहार के 2 स्कूलों में मगही साहित्य को जोड़ा गया है। बाबा मोहनदास, बाबा हेमनाथ जयनाथपति मगही के मुख्य कवि माने जाते हैं। श्याम सुंदर दास के अनुसार मगही बोलने वालों की संख्या लगभग 66 लाख के आसपास है। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोगों को मगही के अंतर्गत ध्यान देना है। मगध वाला क्षेत्र जो है वहां पर बोली जाती है। ठीक है, अगली आती है आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत दूसरी मुख्य बोली। तो दूसरी मुख्य बोली है कौन सी? मैथिली। तो मैथिली जो है बिहारी बोलियों में एक मुख्य बोली है। मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो मैथिली मिथिला की भाषा है। दरभंगा कमिश्नरी इसका मुख्य क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा जो है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, कटिहार, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया, बाढ़ जिला मैथिली के जो है मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि मैथिली में हमें पर्याप्त रूप से साहित्य यहाँ पर देखने को मिलता है। साहित्य में तो मगही और भोजपुरी से मैथिली साहित्य काफी समृद्ध एवं संपन्न माना जाता है। इसमें प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। विद्यापति की पदावली आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनकी रचना है विद्यापति की पदावली, जो कि मैथिली में ही है और मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो इसी वजह से विद्यापति जी को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, तो विद्यापति यहाँ पर कुछ लेखक हैं, कवि हैं। गोविंदास, रणजीत, उमापति, हर्षनाथ, हरिमोहन झा इत्यादि जो है मैथिली के अच्छे साहित्यकार माने जाते हैं। और बिहार के स्कूलों एवं विद्यालयों के पाठ्यक्रमों के अलावा बिहार लोक सेवा आयोग पटना के जो है सिविल सर्विस परीक्षा में भी मैथिली ऐच्छिक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल की गई है। ठीक है, तो इतनी बात आपको मैथिली के बारे में ध्यान देना है। इसके अलावा तीसरी मुख्य बोली है। तीसरी बोली आपके बिहार में जो बिहारी हिंदी है इसके अंतर्गत भोजपुरी। तो भोजपुरी जो है सर्वप्रथम बोली है, सर्वप्रमुख बोली है। भोजपुरी बोली का विकास जो है किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र क्या है? तो बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। भारत में जो है भोजपुरी के क्षेत्र आरा, छपरा, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, पूर्णिया, आजमगढ़, गाजीपुर इत्यादि जो है इस बोली के क्षेत्र हैं। ठीक है, वही चीज मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि कुछ क्षेत्र यूपी के जो कि बिहार से सटे हुए हैं तो वहां पर भी भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो भोजपुरी है यहाँ पर भारत में तो बोली ही जाती है। इसके अलावा भारत के अलावा कुछ ऐसे जो है देश है जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। तो विदेशी देशों में कौन कौन से? मॉरिशस है, वेस्ट इंडीज है, सूरीनाम है और फिजी है। तो यहाँ पर भोजपुरी का प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसके साहित्य पर नजर डालते हैं तो भोजपुरी में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में हमें मिलता है। इसमें शिष्ट साहित्य अत्यल्प है। साहित्यिक भाषा के रूप में भोजपुरी का उतना प्रचलन नहीं है जितना बोली के रूप में है। ठीक है, साहित्यिक रूप में देखिए, साहित्य में अगर हम बात करें तो उतना लिखने पढ़ने में इसका प्रयोग नहीं है, लेकिन इसको बोलते बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो साहित्यिक रूप में इतना प्रचलित नहीं है ये, बल्कि बोली के रूप में है। भाषा के अर्थ में 1789 में भोजपुरी शब्द का प्रयोग मिलता है। कबीर, धर्मदास, भीखा साहब के जो है रचनाओं में भोजपुरी का प्रयोग मिलता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 2,75,00,000 के आसपास बताई जाती है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर इसके अंतर्गत ध्यान देना है। अब इस पूरी क्लास में
मुझे उम्मीद है ये क्लास जो है आप लोगों की बोलियों वाली है, जिसमें से हमने 5 उपभाषा क्षेत्रों के अंतर्गत 17 बोलियों की बात करी है। और ये आज से जो है आप लोगों की बोलियों वाली जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पूरा जो है समझ में आया होगा, कहीं किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि कुछ आपको पूछना चाहिए, कोई डाउट है, तो फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह भी मिल जाएगी। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। सभी को बाय, थैंक यू।